तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं आलम अपडेट। मुझे तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो पैथोफिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 है, थर्ड सेमेस्टर सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 1 है और ये डबल की पीपीटी है। तो इसको हम आज देख लेते हैं। तो विनर टाइम है कि आज की वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन के हवाले से देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। पैथोफिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कॉज रिजल्ट फॉर्म और आर अदरवाइज एसोसिएटेड विद अ डिजीज और इंजरी। पैथोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, किस चीज़ के हवाले से हम स्टडी करते हैं, किसी भी ये डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के हवाले से कि उसके कॉज क्या है, रिजल्ट क्या है, मतलब कि किस चीज़ की वजह से वो रिज़ल्ट हमें मिला, और या इसके अलावा या उसकी वजह से जो है हमें क्या क्या डिज़ीज़ वगैरह हो सकती है या क्या इंजरी वगैरह हो सकती है, कि मतलब कि या किसी इंजरी की वजह से हमें या कॉजेज़ वगैरह या रिज़ल्ट वगैरह मिले या किसी डिज़ीज़ के हवाले से हमें ये मिले। तो इसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी दोबारा दिए है, मे बी डिफाइंड एज द फिजियोलॉजी ऑफ अल्टर हैंड के। इसमें जो भी फिजियोलॉजी वगैरह आपके जिस्म की है वो अल्टर हो जाती है, मतलब ये ख़राब हो जाती है। इसे भी हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। द टर्म कंबाइन द वर्ड्स पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से जो है मिलकर बना है ना। सबसे पहले पैथोलॉजी आती है और दूसरा हमारे पास फिजियोलॉजी आती है। तो इसको हम देख लेते हैं। पैथोलॉजी फ्रॉम द ग्रीक पैथोज। पैथोज मीन डिजीज़। क्या पैथोफिजियोलॉजी का जो एक लफ्ज़ है पैथोज, उसका मतलब क्या है, वो डिजीज़ के हवाले से है। दे डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी डेट कॉज बाय डिजीज़ के एक और बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज़ या सेल्स के सेल्स में जो भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल चेंजेस वगैरह आ जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या कॉज कर लेता है, डिजीज़ कॉज कर लेता है, तो इसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी के अगर हवाले से बात करें तो फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी में हम नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन वगैरह होते हैं उसके हवाले से हम जो है वो स्टडी करते हैं। दस अगर हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी डील नॉट ओनली विद द सेलुलर एंड ऑर्गन changes that occur in with disease but also with the effect these changes have all total body functions। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम हवाले से बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में हम सिर्फ सेलुलर या ऑर्गन के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से हम बात नहीं करते कि जो भी डिजीज़ वगैरह हो गई है ये वो सेलुलर तौर पे बात नहीं करते या किसी ऑर्गन्स वगैरह के हवाले से बात नहीं करते, बल्कि ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे टोटल बॉडी पर उसके क्या इफ़ेक्ट आए हैं, क्या चेंजेस वगैरह हमारे जो भी नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी का फंक्शन वगैरह था उसमें क्या चेंजेस वगैरह आ गई हैं। तो इसको टर्म कंप्लीट जो है तो इसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि हम सिर्फ ये किसी ऑर्गन या किसी खास सेल्स वगैरह के हवाले से बात नहीं करें बल्कि पूरी बॉडी के हवाले से बात करेंगे कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या आया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी इन एडिशन। अगर हम एडिशनली हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी फोकसेस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज प्रोसेस एंड प्रोवाइड द बैकग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज थेराप्यूटिक हेल्थ केयर मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस। अगर हम एडिशनली देखें तो पैथोफिजियोलॉजी फोकस करता है जो भी अंडरलाइंग डिजीज़ जो है जो प्रोसेस वगैरह हो रहा है उसकी मैकेनिज्म को जो है वो फोकस करता है और प्रोवाइड करता है एक बैकग्राउंड। क्या बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है कि इन बीमारियों वगैरह से या इन डिजीज़ वगैरह से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ एक प्रैक्टिस वगैरह प्रोवाइड करता है कि थेराप्यूटिक हेल्थ केयर को कि वो किस तरह से इसका इलाज वगैरह कर सकते हैं। इसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोलॉजी, द साइंस ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द डिजीज स्पेशली द ब्रांच ऑफ मेडिसिन that deal with the laboratory examination of samples of the body tissues for diagnostic or forensic purpose। पैथोलॉजी की अगर हवाले से बात करें तो ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम कॉज के उसकी वजह वगैरह या इफ़ेक्ट वगैरह जो है उसकी क्या बनी है, किसी डिज़ीज़ वगैरह किसी डिज़ीज़ की उसकी वजह क्या है और इसका इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो रहा है। स्पेशली हम मेडिसिन की ब्रांच में अगर हम देखें तो ये मतलब कि स्पेशली हम जो है मेडिसिन की ब्रांच पर देखें और लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन में देखें तो लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन में हम बॉडी टिश्यूज़ का कोई भी एक सैंपल वगैरह लेते हैं किस चीज़ के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए और फॉरेंसिक पर्पज़ के लिए कि उसकी जो है वो कॉज क्या है और इसका इफ़ेक्ट वगैरह क्या हो रहा है हमारी बॉडी पर। तो इसके हम पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख
लेते हैं पैथोलॉजी वर्सेस पैथोफिजियोलॉजी। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हम फिर भी दोबारा देख लेते हैं कि पैथोलॉजी डिस्क्राइब द एबनॉर्मल कंडीशन। पैथोलॉजी की अगर हम शॉर्ट्सली बात करें तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी पे, उसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि उसके बॉडी ने जो नॉर्मल काम परफॉर्म कर रही होती है उसके ख़िलाफ़ हो जाए और वो उस तरह से काम परफॉर्म ना करे, तो इसका मतलब कि ये जो है वो एबनॉर्मल हो गई है, जिसको हम स्टडी करते हैं तो उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। वेयर एज पैथोफिजियोलॉजी seeks to explain the physiological processes because of which such condition develop and progress। पैथोफिजियोलॉजी में हम ये एक्सप्लेन करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के उसकी जो डेवलपमेंटल कंडीशन वगैरह है या उसकी प्रोग्रेस वगैरह है वो किस तरह से हुई है या किस तरह से वो डेवलप वगैरह हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट जो है एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं, तो इसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। इन अदर वर्ड पैथोफिजियोलॉजी डिफाइन द फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड रिजल्टिंग फ्रॉम डिजीज और इंजरी। पैथोफिजियोलॉजी में हम अगर हम दूसरे सारे अल्फाज में देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या डिफाइन करते हैं कि कोई भी डिजीज़ वगैरह या कोई भी इंजरी वगैरह उसकी सूरत में हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनल चेंजेस वगैरह हुई है तो उसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब कि कोई भी हमारे फंक्शनल चेंजेस हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शनल चेंजेस वगैरह आ गई है और जिसके रिजल्ट के नतीजे में हमारी बॉडी में डिजीज़ वगैरह आ गई है या उसके अलावा हमारे बॉडी में कोई इंजरी वगैरह हुई है, तो इसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजीज़ के हवाले से। अ डिजीज़ इज़ अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल इंजरी। डिजीज़ के अगर हमारे से बात करें कि डिजीज़ क्या है, ये तो ये पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारे बॉडी की कोई पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन जो है इसे हम डिजीज़ कहते हैं। और वो किस वजह से होती है, डेट नेगेटिवली इफेक्ट द स्ट्रक्चर के वो किसी भी नेगेटिवली कोई भी इफेक्ट वगैरह हुआ है हमारे स्ट्रक्चर या फंक्शनल पार्ट वगैरह के एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का किसी भी पार्ट का जो है वो स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है वो नेगेटिव हुआ है, मतलब कि ख़राब हो गया है, तो इसे हम डिजीज़ कहते हैं। दैट इज़ नॉट ड्यू टू एनी इमीडिएट एक्सटर्नल कंडीशन। इसका मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन इंजरी वगैरह हुई है, अचानक से कोई एक्सटर्नल इंजरी वगैरह हुई तो इसके नतीजे में ये नहीं कह सकते कि इसको डिजीज़ हुआ है, क्योंकि कोई भी ये डायरेक्ट जो एक्सटर्नल इंजरी वगैरह हो जाती है इसे हम डिजीज़ का नाम नहीं दे सकते। डिजीज़ आर ऑफ्टन नाउ और टू बी मेडिकल कंडीशन डेट आर एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। डिजीज़ में जो है कोई भी डिजीज़ वगैरह होती है मेडिकली अगर हम कंडीशन उसके देखें तो मेडिकल कंडीशन में वो एक ख़ास स्पेसिफिक जो है वो साइन एंड सिम्टम आपको शो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो आपकी किडनी वगैरह में पेन होगा या कि लेग में पेन होगा, बल्कि हार्ट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट के हवाले से आपको साइन एंड सिम्टम शो हो रहे होंगे। या किडनी का पेन वगैरह हो रहा है तो इट्स मीन कि आपके किडनी में कोई डिजीज़ वगैरह हो गई है जिसकी वजह से आपकी किडनी साइड पर जो है वो पेन वगैरह हो रहा है। मतलब कि अगर आपकी किडनी में कोई डिजीज़ वगैरह हुई है तो आपके लेग्स वगैरह में जो है वो पेन हो गया या आपके सर में पेन हो गया या आपके हैंड्स वगैरह जो है लिम्स वगैरह होते हैं उसमें पेन वगैरह होते हैं, बल्कि एक ख़ास स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम वो आपको शो कर रहा होता है कोई भी डिजीज़ वगैरह। तो मेडिसिन के हवाले से हम देख लेते हैं द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड prevention of disease in technical use often taken to exclude surgery। ये तो एक ऐसी साइंस है जिसमें हम प्रैक्टिस वगैरह करते हैं किस चीज़ के हवाले से कि हम डायग्नोज कोई भी चीज़ जो है हम डायग्नोज करते थे उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से हम प्रिवेंशन करते हैं कि उसको किस तरह से जो है उस डिज़ीज़ से बचा जा सकते हो। और अगर हम टेक्निकली हम इसका यूज़ देखें तो वो जो है सर्जरीज वगैरह में भी मेडिसिन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्जरी द ब्रांच ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस that treats injuries, disease and deformities via the physical removal, repair or readjustment of organ and tissues often involving cutting into the body। एक जो है सर्जरी जो है वो मेडिकल प्रैक्टिस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो और ट्रीट करते हैं किस चीज़ को, किसी भी इंजरीज वगैरह हुई हो, कोई डिजीज़ वगैरह हुई हो या कोई भी डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हुई हो, उसको उसके नतीजे में हम कोई जो है फिज़िकली कोई चीज़
रिमूव करते हैं या रिपेयर करते हैं, या कोई जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह री एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ती है। मतलब कि अगर आपको कोई ऑर्गन आगे पीछे हो गया है एक्सीडेंट के नतीजे में, तो उसको दोबारा री एडजस्ट किया जाता है। कोई ऑर्गन वगैरह कोई ऑर्गन भी हो सकता है या कोई टिश्यूज़ वगैरह भी हो सकता है। उसको कट के नतीजे मतलब कि आपकी बॉडी में कटिंग वगैरह लगा दी जाती है, कट लगाई जाती है, जिसके नतीजे में आपको जिस्म में ये पूरा प्रोसेस होता है। इसे हम सर्जरी वगैरह कहते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी में कट लगाकर आपकी कोई भी डिजीज़ वगैरह, आपको कोई डिजीज़ हुई वो, डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हुई हो या कोई इंजरी वगैरह हुई वो, उसे रिमूव करते हैं या चीज़ को जो है वो रिपेयर करते हैं या री एडजस्ट करते हैं। कि कोई भी ऑर्गन हो गया या कोई टिश्यू हो गया कट के नतीजे में, मतलब कि आपके जिस्म पर सबसे पहले आपको कट लगा दी जाती है, तो इसे हम सर्जरी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ डिजीज प्रोसेस, प्रिवेलेंस, एथियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, मोर्फोलॉजिकल चेंजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और आउटकम। किसी भी डिजीज़ के जो है कोई भी प्रोसेस वगैरह डिजीज़ का हो रहा है तो उसमें ये कंपोनेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आता है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस इज़ द proportion of a particular population found to be affected by a medical condition at a specific time। कि कोई भी ऐसी बीमारी जो एक स्पेसिफिक टाइम पर जो है एक पॉपुलेशन को जो है वो अफेक्ट करे, उसको हम प्रिवेलेंस वगैरह कहते हैं। एक मतलब कि कोई खास टाइम जो है स्पेसिफिक टाइम को मेंशन किया हो, जैसे इस एग्जांपल में दिया है कोरोना के केसेस के अगर हवाले से बात करें कि 2021 से 2024 तक कितने केसेस आए, क्या मौत हुई, क्या प्रोसेस वगैरह चले, तो इसको हम जो है वो प्रिवेलेंस का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इथियोलॉजी। द कॉजेज ऑफ डिजीज आर नाउ एज इथियोलॉजिकल फैक्टर। कोई भी डिजीज़ का जो कॉज वगैरह होते हैं इसको हम इथियोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं या इथियोलॉजी कहते हैं। देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ इथियोलॉजिकल फैक्टर। हमारे पास दो मेजर क्लासेस होते हैं अमंग द रिकॉग्नाइज्ड इथियोलॉजिकल एजेंट्स। सबसे पहले हमारे पास इथियोलॉजिकल जो है हमारे पास एजेंट वगैरह आ जाता है, जिससे हम बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट एग्जाम्पल दिए है बैक्टीरिया या वायरस। फिजिकल फोर्सेस के हवाले से दिए कि कोई भी फिजिकल कोई चीज़ आपको लग रही है तो उससे ट्रॉमा हो सकता है, या आपको जो है वो बर्न जो है मतलब कि कोई आपकी जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो जल जाता है, तो वो हमारे पास फिजिकल फोर्सेस वगैरह में आ जाता है। तो जब फिजिकली कोई एक कॉज है या रेडिएशन के हवाले से इसमें एग्जांपल दिया है। केमिकल एजेंट्स के हवाले से बात करें तो पॉइजन्स, अल्कोहल या न्यूट्रिशनल एक्सेसेस या एयर डिफिशिएंट, मतलब कि न्यूट्रिशन का आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाओ या कम हो जाना, दोनों ही जो है वो केमिकली एजेंट जो है के तौर पे काम करता है और आपके जिस्म में जो है वो डिजीज़ कॉज कर लेता है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर के अगर हवाले से बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अगर हाइपर सेंसिटिविटी की कोई भी रिएक्शन वगैरह आपको हो रहा है तो ऐसे हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर जो है या कॉज वगैरह हो जाती है। इम्यूनो डिफिशियंसी या ऑटो इम्यूनिटी, ये जो है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में वगैरह में आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी इथियोलॉजी। प्राइमरी इथियोलॉजी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइडियोपैथी। आइडियोपैथी किस चीज़ को कहते हैं? आइडियोपैथी की कोई भी ऐसी डिजीज़ वगैरह, कोई ऐसी बीमारी वगैरह आपको हो गई है लेकिन उसके कोई महसूस कॉज वगैरह को कुछ पता ना हो, कि उसकी कॉजेज़ वगैरह साइन सिम्टम जो है वो पहले में आपको पता ना चले, लेकिन उसको किसी कॉज के बगैर ही आपको कोई डिजीज़ वगैरह हो गई हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें एपिलेप्सी में अगर देखें तो एपिलेप्सी की कोई और ख़ास जो है वो कॉजेज़ वगैरह अभी तक सामने नहीं आई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक में हमारे पास एक मेडिकली ये कंडीशन एग्जामिनेशन वगैरह होता है, जिसमें मतलब कि कोई मेडिकली आपका एग्जामिनेशन वगैरह किसी प्रोसेस के लिए वगैरह हो रहा है या कोई प्रोसीजर वगैरह हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा डिजीज़ वगैरह लग जाती है, तो इसको हम लेट्रोजेनिक कहते हैं। लेट्रोजेनिक की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फोलिस के तितर, अगर आपको जैसे भी फोलिस के तितर वगैरह आपको पास कर रहा हो और इसकी वजह से आपको कोई इंजरी वगैरह हो गई है या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई है, तो इसको हम जो है लेट्रोजेनिक वगैरह प्रोसेस कहते हैं या लेट्रोजेनिक टर्मिनोलॉजी वगैरह इस पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्स ऑफ डिजीज़ के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है कोर्स ऑफ डिजीज़। कोर्स ऑफ डिजीज़ आई होप कि इससे आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ ना आया हो तो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड पर जो है इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि उससे आपको क्लियरली समझ आ जाए, लेकिन इसमें भी हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक्सपोजर आ जाता है टू वेरियस रिस्क फैक्टर पॉजिटिव एजेंट। किसी भी पॉजिटिव एजेंट के सामने आपका एक्सपोजर हुआ तो इसको हम सबसे पहले तो कोर्स ऑफ डिजीज़ में आता है कि किसी भी एजेंट के सामने आपको एक्सपोज हुआ, आपको एक्सपोज हो गया तो रिस्क फैक्टर है कि आपको ये वो लग सकती है। लेटेंसी पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़।
बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ नीचे दिया गया है, लेकिन हम ऊपर दोबारा बात कर लेते हैं कि आपका बायोलॉजिकल ऑनसेट में जो है लेटेंसी पीरियड में आपके जो है वो पॉजिटिव एजेंट के सामने कोई भी आपके एक्सपोजर वगैरह हुआ और बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ आपका शुरू हुआ विदाउट एनी साइन एंड सिम्टम, मतलब कि आपके जिस्म में उसने अपने ग्रो करना जो है वो शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उसने कोई भी साइन सिम्टम जो है वाज़ेह नहीं किया। बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ की अगर हमारे से बात करें, दिस मार्क द इनिशिएशन ऑफ द डिजीज़ प्रोसेस हाउएवर विदाउट एनी साइन और सिम्टम, मतलब कि आपके जिस्म में जो है किसी भी डिजीज़ के जो है वो स्टार्ट हो गई है, प्रोसेस वगैरह शुरू हो गया है, लेकिन उसने अभी तक कोई भी साइन सिम्टम जो है वो शो नहीं किया है, मतलब कि अभी तक आपको कोई भी साइन सिम्टम आपको वाज़ेह नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड या इसको इंडक्शन पीरियड भी कहते हैं, रेफर टू वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी ऑब्वियस साइन और सिम्टम फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर के, मतलब कि एक्सपोजर के टाइम पर जो भी है ये आपको साइन सिम्टम कोई प्रोसेस वगैरह जो है ऑब्वियस जो है वो मतलब कि साइन सिम्टम आपको वाज़ेह नज़र ना आया और उसकी वजह से आपको जो है वो मतलब कि आपको इन्फेक्शन वगैरह लग गया है, तो उस पीरियड को जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं या इंडक्शन पीरियड वगैरह कहते हैं। द क्लिनिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ व्हेन द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़ बिकम एपेरेंट, क्लिनिकल ऑनसेट में अगर हम डिजीज़ के हवाले से देखें तो जो भी साइन एंड सिम्टम उसका जो है वो मतलब कि किसी भी ख़ास डिजीज़ का जो है इसका साइन एंड सिम्टम जो है वो अपेरेंट हो जाते हैं, वाज़ेह हो जाते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज़ में बी वेरिएबल इन सीवियरिटी और ए टर्म ऑफ रेंज ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या वो अपनी इस सीवियरिटी पर जब मतलब कि कोई भी बीमारी कोई भी डिजीज़ वगैरह अपनी सीवियरिटी पर पहुँच जाती है तो वो एक ख़ास सिम्टम साइन सिम्टम जो है वो आपको शो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सीवियरिटी भी हो सकती है या आपके जो भी प्रोसेस वगैरह हो सकते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसके बदौलत हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, या तो वो परमानेंटली उस ऑर्गन या किसी टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज कर देगा या उसके अलावा आपकी उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये कोर्स ऑफ डिजीज़ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैथोजेनेसिस के हवाले से। पैथोजेनेसिस इज द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर एंड टिश्यू इवेंट दैट टेक प्लेस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनिशियल कॉन्टैक्ट विद एन इथियोलॉजिकल एजेंट अंटिल द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ अ डिजीज़ के कोई भी ये सेलुलर या टिश्यू इवेंट्स मतलब कि पैथोजेनेसिस जो है ये एक सीक्वेंस है किस चीज़ का, सेलुलर और टिश्यू इवेंट का, कि जब भी आप किसी मतलब कि इथियोलॉजिक एजेंट के सामने जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट के सामने जब आप हो जाते हैं, मतलब कि आपका एक्सपोजर वगैरह हो जाता है और वो आपके जिस्म में जो भी मतलब कि प्रोसेस वगैरह शुरू कर देता है, तो उससे लेकर जो भी वो डिजीज़ कॉज करने तक जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसे हम पैथोजेनेसिस वगैरह कहते हैं। इन अदर वर्ड द पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब हाउ द डिजीज़ प्रोसेस इवॉल्व। दूसरे सादे अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में या हम ये भी कह सकते हैं कि पैथोजेनेसिस जो है हम जो भी डिजीज़ वगैरह आपको हो रही है उसके प्रोसेस वगैरह को हम कहते हैं, मतलब कि जो भी प्रोसेस वगैरह उसमें इन्वॉल्व हुआ होता है, जो भी प्रोसेस उसने इख्तियार किया होता है वो डिज़ीज़ को कॉज करने के लिए उसे हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी रेफर टू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ सेल और टिश्यू। मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी को कहते हैं, किस चीज़ के स्टडी को, मतलब कि सेल और टिश्यू के स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्टडी को जो है हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर कंसर्न विद बोथ द ग्रॉस एनाटॉमिक एंड माइक्रोस्कोपिक चेंज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिजीज़ के कोई भी क्रॉस जो है मतलब कि ग्रॉस एनाटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक चेंजेस वगैरह किसी भी सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर जो है वो आ जाते हैं, मतलब कि उसके सेल्स वगैरह में जो है वो चेंजेस वगैरह आ जाते हैं और वो इसके वो खसूसियात बन जाते हैं कि वो एक डिज़ीज़ कॉज करे, तो इसको हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस वगैरह कह सकते हैं। मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल में कोई भी वगैरह उसमें चेंजेस वगैरह उसके स्ट्रक्चर वगैरह में चेंजेस आ जाती है और तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपको डिज़ीज़ वगैरह जो है वो कॉज करा सकता है। हिस्टोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी। हिस्टोलॉजी ये में हम क्या स्टडी करते हैं कि सेल और सेल के जो मतलब कि बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उसके आर पार जो है चारों तरफ जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, इसके स्टडी को हम जो है हिस्टोलॉजी कहते हैं। The most common method used in the study of tissues is the preparation of histologic section. Mostly जो है टिश्यूज़ की प्रिपरेशन या टिश्यूज़ की जो है वो इसके जो है वो स्टडी वगैरह को, मतलब कि किसी भी टिश्यू के स्टडी वगैरह को हिस्टोलॉजिक सेक्शन को, मतलब कि जिस तरह से इसमें लेबल किया गया है इसको हम हिस्टोलॉजिक सेक्शन कहते हैं, जो उसके मतलब कि कंपैरिजन वगैरह किया जाए और सेल्स के साथ। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं द लेसन
लेसन को भी मतलब कि स्किन के ऊपर कोई भी या किसी भी जिस्म के किसी भी ऑर्गन वगैरह के ऊपर ज़ख़म वगैरह ट्रॉमा या कोई भी ऐसे प्रोसेस वगैरह कोई उभरा हुआ चीज़ आ जाती है, हम लेसन कहते हैं। ये जो वो यूँ समझ लें कि नुकसानदाह होते हैं। द लेसन रिप्रेजेंट अ पैथोलॉजिक और ट्रोमेटिक डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी ऑर्गन और टिश्यू, मतलब कि आपके ये ऑर्गन बॉडी ऑर्गन या किसी भी टिश्यूज़ के डिसकंटिन्यूटी को पैथोलॉजिक या ट्रोमेटिक चेंजेस वगैरह होते हैं, इसको हम लेसन वगैरह कहते हैं। Description of the lesson size and characteristic often can be obtained through the use of radiographic ultrasonography and other imaging method के लेसन के साइज़ और करेक्टरिस्टिक जो है वो खसूसियात को हम किस चीज़ के बदौलत जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रेडियोग्राफी से हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह या अदर इमेजिनिंग मेथड जो भी है, मतलब कि एक्स्ट्रा वगैरह ये चीज़ें हो जाती है। तो उसकी मदौलत से जो है हम इंटरनल ऑर्गन वगैरह या टिश्यूज़ वगैरह के साइज़ वगैरह को हम देख सकते हैं कि अंदर कितना ज़ख़म वगैरह या बन गया है या ट्रॉमा वगैरह हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज़ द फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम टाइप ऑफ इलनेस और इन्फेक्शन। कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है कि कोई भी इलनेस या कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया है और फिज़िकली उसका रिजल्ट क्या आता है, तो उसके हम हवाले से देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अगर हवाले से बात करें तो इसको हम सादे अल्फाज में साइन और सिम्टम भी कह सकते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन के हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम इसमें दिए गए हैं कि अमूमन जो है वो हाइपरटेंशन में जो है वो आपको क्या क्या साइन सिम्टम नवाजे जो है नज़र आते हैं। सबसे पहले हेड एक वगैरह होगा, मतलब कि सर में दर्द होगा, शॉर्टनेस और ब्रीथ होगी, नोज़ ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग वगैरह आएगी, ब्लशिंग का मतलब है कि रेड फेस, आपके फेस जो है वो ज़्यादातर रेडिश जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा होगा। डाइजनेस वगैरह हो जाती है, मतलब कि चक्कर वगैरह, आपके थकान वगैरह हो जाती है, सर में चक्कर वगैरह होगा, दर्द चेस्ट पेन होगा आपको, और विजुअल चेंजेस वगैरह आ जाती हैं, मतलब कि आपको दिल वगैरह ऐसा नज़र आता है। तो ये हाइपरटेंशन वगैरह की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दी है, मतलब कि साइन सिम्टम उसके हवाले से दी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज्ड इन पैथोलॉजी। के डायग्नोस्टिक कोई भी ऐसा जो है डायग्नोस्टिक टेक्निक वगैरह जो है वो यूज़ होती है पैथोलॉजी के, मतलब ये पैथोलॉजी की अगर हम हवाले से बात करें तो ये पैथोलॉजी के जो है वगैरह ब्रांचेस वगैरह भी हम इसको कह सकते हैं कि ब्रांचेस वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में जो सेलुलर लेवल पर हम किसी भी डायग्नोस को वगैरह, मतलब डिजीज़ वगैरह डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम जो प्रोसेस या टेक्निक यूज़ करते हैं इसको हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। साइटोपैथोलॉजी में हम सेल्स के या सेलुलर लेवल पर जो भी मतलब डिजीज़ वगैरह है या पैथोलॉजिकल कंडीशन वगैरह या डायग्नोस्टिक प्रोसेस वगैरह होता है तो उसे हम साइटोपैथोलॉजी कहते हैं। FNAC की अगर हम वाले से बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, मतलब कि इसमें आपके जिस्म से एक निडल के ज़रिए या एक सिरिंज के ज़रिए जो है वो फाइन निडल सिरिंज के ज़रिए आपके जिस्म से सेलुलर एक सैंपल लिया जाता है, मतलब कि एक सैंपल लिया जाता है, उस पस वगैरह का सैंपल लिया जाता है जिसको हम जो है वो डायग्नोस वगैरह करके आपको जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसका बता दिया जाता है। एक्सफोलिएटिव या एब्रेसिव वगैरह के अगर हवाले से बात करें तो सरफेस वगैरह के सेल्स वगैरह के हवाले से बात करें या सेल के शेड वगैरह के हवाले से अगर हम बात करें तो क्योंकि ये सेलुलर वगैरह मतलब कि सेलुलर लेवल पर हम इसके डायग्नोस वगैरह की करते हैं, तो ये सारे सेलुलर लेवल पर जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेक्निक होते हैं या मेथड होते हैं। हेमाटोपैथोलॉजी की अगर हम हमें से बात करें कि तो कोई भी ऐसे डिजीज़ सेलुलर डिजीज़ जो मतलब कि जो सेल्स हमारे ब्लड सेल्स वगैरह बनाए या हम ब्लड के हवाले से बात करें कि कोई भी ऐसी ब्लड की कोई भी बीमारी जिसको हम डायग्नोस्टिक टेक्निक जो यूज़ करते हैं तो उसे हम हेमाटोपैथोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में अगर हम होने से बात करें तो एंटीबॉडीज़ को जो भी एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कि किसी भी टिश्यूज़ के ऊपर जो है कौन सा एंटीजन वगैरह जो है वो होता है या कौन सी एंटीजन वगैरह एंटीबॉडीज़ वगैरह आती है या प्रोसेस करेंगे, इसको हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अगर हम हवाले से बात करें तो कोई भी मतलब कि किसी भी डायग्नोसिस को कंट्रोल करने के लिए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से अगर हम जो स्टडी वगैरह करते हैं या डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं तो इसके हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के अगर हवाले से बात करें तो केमिकल से आपको
वाज़े तौर पर नज़र आया कि हमारे जिस्म में केमिकल कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम जो है इसका केमिकल को यूज़ करते हैं। तो मतलब कि एंजाइम के हवाले से जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो इसमें होता है। साइटोजेनेटिक्स, साइटो जिसका मतलब है सेल्स और जेनेटिक्स का मतलब है जो भी आपके सेल्स के अंदर क्रोमोसोम वगैरह डीएनए वगैरह होता है उसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, साइटोजेनेटिक्स के यूज़ करते हैं। मोलिक्यूलर टेक्निक से अगर हम वाले से बात करें तो मतलब कि कोई भी ऐसी स्टडी वगैरह जिसमें हम मोलिक्यूलर लेवल पर हम बात करें, मतलब कि डीएनए के हवाले से बात करें, आरएनए के हवाले से, प्रोटीन के हवाले से बात करें, तो इसको हम मोलिक्यूलर टेक्निक जो है वो टेक्निक्स कहते हैं। ऑटोप्सी का अगर हम दूसरा नाम देंगे तो इसको हम पोस्टमार्टम के नाम भी दे सकते हैं। पोस्टमार्टम में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कॉज जो है मतलब कि डेथ का जो भी सबब वगैरह बना होता है या कोई कॉज वगैरह होता है तो उसमें हम कोशिश करते हैं पोस्टमार्टम में कि वो हमें पता चल जाए। तो ऑटोप्सी ये जो है वो पोस्टमार्टम को कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हमारे जिस्म में हम जो कोशिश करते हैं फाइंड करते हैं कि जो भी पॉजिटिव एजेंट वगैरह जो भी कॉज वगैरह इस बॉडी का बना है कि इसको डेथ की तरफ लेकर गया है तो इसको हम ऑटोप्सी वगैरह कहते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं आउटकम ऑफ डिजीज़। द प्रोग्नोसिस इज द प्रेडिक्शंस ऑफ द कॉज ऑफ अ डिजीज़ फॉलोइंग इट्स ऑनसेट। इसके अगर हम वाले से ऑनसेट के वाले से बात करें तो किसी भी डिसीजन के बगैर छोड़कर हो सकता है। तो मतलब कि कोई भी डिसीजन वगैरह हम ले आउटकम ऑफ डिजीज़ के मतलब कि किसी भी डिजीज़ के जो है हमें आउटकम वगैरह क्या हो रहा है ऑनसेट जो हमने वो प्लान किया होता है क्या उसके हवाले से हमें वो आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इट रेफर टू द पॉसिबल आउटकम ऑफ डिजीज़ के मतलब कि कोई भी जो डिजीज़ वगैरह हम पॉसिबल आउटकम जितना हो सकता है उससे ले। जैसे कि ऐसे एग्जांपल दिया कि अगर हमें अंदाज़ा लगा ये कि ये हमारे पास ये पेशगोई लगा सकते हैं कि ये डेथ की तरफ जाएगा या इसका रिकवरी के चांसेस वगैरह है या मतलब कि ये इसी तरह पड़ा रहेगा कोमा वगैरह में, तो इसका हम पहले से ही अंदाज़ा वगैरह लगा सकते हैं। तो मतलब कि किसी भी डिजीज़ के पहले से ही कोई भी अंदाज़ा वगैरह लगाना। एंड द फ्रीक्वेंसी विद विच दिस आउटकम कैन बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर, और या ये अंदाज़ा लगाना कि ये मतलब कि ये दोबारा से ही हो सकता है या नहीं हो सकता इसके फ्रीक्वेंसी को देख कर कि जो भी इसके फ्रीक्वेंसी वगैरह डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी वगैरह है उससे एक्सपेक्टेड मतलब कि आउटकम हमें क्या मतलब कि मिल सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आउटकम एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़। फॉलोइंग क्लिनिकल ऑनसेट डिजीज़ में फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड। कोई भी डिजीज़ वगैरह है क्लिनिकल में ऑनसेट के अगर हवाले से बात करें तो कोई भी डिजीज़ वगैरह जो है इन चीज़ों में से एक ना एक जो है वो ट्रेंड को फॉलो करती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रेजोल्यूशन के ऑकर लिविंग नो सिक्वेलेंस के हमारे पास कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी को लग गई तो उससे दोबारा हम छुटकारा भी ले लेते हैं, लेकिन कोई भी मतलब कि ऐसा साइनस सिम्टम हमारे बॉडी में कोई भी जो है वो बीमारी वगैरह नहीं छोड़ता और बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। द डिजीज़ कैन सेटल डाउन बट द सिक्वेलेंस आर लेफ्ट। और दूसरे के अगर हमारे से बात करें तो हमारे जिस्म से बॉडी से जो है वो डिजीज़ वगैरह जो भी होती है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके मौज़र असरात जो है हमारे जिस्म में रह जाते हैं। और thirdly अगर हम लास्ट बात करें तो इट मे रिज़ल्ट इन डेथ। डेथ के हवाले से अगर हम बात करें तो क्लिनिकल डेथ हो जाती है या बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो डेथ होती है जिसमें अगर हम बात करें तो ये परमानेंट डेथ वगैरह नहीं होती है बल्कि ये रिवर्सिबल होती है। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल के हवाले से बात करें तो कोमा की अगर एग्जांपल ले तो कोमे में अगर आप पेशेंट को देखें तो परमानेंट जो है उसकी डेथ नहीं होती, बस ऐसा लगा होता है जैसे वो जो है वो मर चुका है। वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। और बायोलॉजिकल डेथ की अगर हम हवाले से बात करें तो इसमें आपकी परमानेंट डेथ होती है, मतलब कि आपकी सेल्स वगैरह बॉडी की जो है वो परमानेंट डेथ होती है और ये इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस ए। प्रोग्नोसिस किस चीज़ को कहते हैं? प्रोग्नोसिस जो है रिकवरी के चांसेस वगैरह को कहते हैं कि हेपेटाइटिस ए के कितने चांसेस वगैरह होते हैं। द प्रोग्नोसिस फॉर हेपेटाइटिस ए पेशेंट इज़ एक्सीलेंट। मतलब कि प्रोग्नोसिस को हेपेटाइटिस ए के पेशेंट के रिकवरी के चांसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं विद सेल्फ लिमिटिंग कोर्स एंड रिकवरी इज़ कम्प्लीट। और ये सेल्फ लिमिटिंग कोर्स के पर डिपेंड करता है और ये कम्प्लीटली जो है वो रिकवर हो जाते हैं। अबाउट 85% ऑफ पीपल विद हेपेटाइटिस ए रिकवर विद इन 3 मंथ्स के। हेपेटाइटिस ए के पेशेंट जो है 3 महीनों के अंदर ही 85% पेशेंट जो है वो 3 महीनों के अंदर ही रिकवर हो जाते हैं। एंड आलमोस्ट ऑल रिकवर विद इन 6 मंथ। और तकरीबन सारे 100% जो है वो पेशेंट जो है वो 6 मंथ में ही रिकवर हो जाते हैं। द डिजीज़ इज़ नॉट बिकम क्रॉनिक। ये डिजीज़ जो है वो क्रॉनिक नहीं होती, मतलब कि
काफ़ी टाइम तक नहीं चलती एंड देयर आर नो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लिकेशंस, और इसके हमारी बॉडी पर जो है मतलब कि ज़्यादातर असरात नहीं होते, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी पर कोई भी असरात वगैरह इसके नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम एक टर्मिनोलॉजी है कि सिंड्रोम क्या है। द सिंड्रोम, अ सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम। सिंड्रोम जो है हमारे ये बॉडी के साइन सिम्टम की एक जो है कॉम्प्लिकेशन है। ये हमारे पास क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम की अगर हम वाले से बात करें, इसमें एग्जांपल दिया है डेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स और आ स्पेसिफिक डिजीज स्टेट, कि ये किसी भी डिज़ीज़ के जो है वो खसूसियात वगैरह हो सकती है, या एक स्पेसिफिक जो है वो एक स्टेट हो सकती है किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से, तो जिसको हम सिंड्रोम वगैरह कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन आर पॉसिबल। कॉम्प्लिकेशन जो है क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशन आर पॉसिबल एडवर्स एक्सटेंशन ऑफ अ डिजीज़ और आउटकम फ्रॉम ट्रीटमेंट, के पॉसिबल वो जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह होती है वो पॉसिबल होती है कि एडवर्स एक्सटेंशन उसकी हो जाए किसी भी डिज़ीज़ के हवाले से, या आउटकम जो है वो ट्रीटमेंट के बदौलत हमें मिल सकता है कि अगर हम उसके ट्रीटमेंट वगैरह करें तो वो कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो के हमारी जो है मतलब कि सेहतयाब हो सकते हैं, ट्रीट हो सकते हैं। क्लिनिकल कोर्स के अगर हवाले से बात करें तो क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज़ कैन हैव एन एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक कोर्सेज। क्लिनिकल कोर्स के अगर हमारे से बात करें तो इसमें तीन चीज़ें हमारे पास आ जाती है कि कोई भी डिज़ीज़ जो है या तो वो एक्यूट स्टेज में होती है, या सब एक्यूट स्टेज में, या क्रोनिक स्टेज में जो है वो ख़त्म हो जाती है। एन एक्यूट डिसऑर्डर इज़ वन एंड डेट इज़ रिलेटिवली सीवियर बट सेल्फ लिमिटिंग। एक्यूट डिसऑर्डर के अगर हवाले से बात करें तो रिलेटिवली सीवियर होते हैं, मतलब कि काफ़ी ख़तरनाक होता है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, मतलब कि जल्दी ये ख़त्म हो जाता है। क्रोनिक डिजीज़ implies a continuous लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये एक क्रोनिक डिजीज़ जो भी होती है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, मतलब कि काफ़ी मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा जो भी डिजीज़ वगैरह हमारी चलती है होती है, तो इसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। सब एक्यूट डिजीज़ के हवाले से इसमें कुछ नहीं दिया है कि सब एक्यूट डिजीज़ जो है वो तकरीबन अगर हम बात करें तो 2 महीने से लेकर 4 महीने के दरमियान जो भी डिजीज़ वगैरह होती है, मतलब कि ना तो ये वो एक्यूट होती है ना क्रोनिक की तरफ जाती है, बल्कि इन दोनों के दरमियान होती है। वो सीवियर भी हो सकती है, तो काफ़ी टाइम चल भी सकती है, और नहीं भी, इसका कुछ जो है वो कंफर्म नहीं होता। क्लिनिकल कोर्सेज की अगर हम आगे बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसमें हमारे पास साइन एंड सिम्टम क्या हुआ, पहले बात ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी का साइन एंड सिम्टम। तो ये साइन एंड सिम्टम की डिजीज़ के हवाले से साइन किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जर्व मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ की, कोई भी किसी भी डिजीज़ के ऑब्जेक्टिव या ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो है कोई भी साइन जो है हम देंगे उसको हम साइन कहते हैं। लेकिन ये तो आपको या जो है वो पेशेंट नहीं बताएगा, बल्कि ये आप खुद या ऑब्ज़र्व करेंगे, या आपके पेशेंट के रिपोर्ट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें आप खुद देखेंगे, तो उसके हम साइन कहते हैं। सिम्टम की अगर हवाले से बात करें तो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, एबनॉर्मलिटी इन द बॉडी की, आप उसकी बॉडी में जो भी एबनॉर्मलिटी है वो आपको खुद बताता है, इसको हम सिम्टम कहते हैं। स्टेजेस एंड क्लिनिकल सोर्सेज की अगर हम हवाले से बात करें तो ये कि हमारे पास क्लिनिकल सोर्सेज की क्या क्या स्टेजेस वगैरह हो सकती है, या क्लिनिकल सोर्सेज क्या हो सकता है। लेटेंट पीरियड की अगर हम हवाले से सबसे पहले बात करें तो लेटेंट पीरियड, टाइम बिटवीन एक्सपोजर ऑफ टिश्यूज़ टू इंजीरियस एजेंट एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, कि एक ऐसा टाइम जिसमें आप किसी भी आपका टिश्यू, कोई सेल्स, आपकी बॉडी जो है एक्सपोज हुई, किस चीज़ के आगे एक्सपोज हुई, इंजीरियस एजेंट के हवाले से, कि जो भी आपको नुकसान पहुंचाए, और वो सबसे पहले फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो है वो अपेयर करे, इसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं। प्रोडर्मल पीरियड किसको कहते हैं? टाइम ड्यूरिंग विच फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपेयर इंडिकेटेड ऑनसेट ऑफ डिजीज़, कि कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम सबसे पहले हमारी बॉडी एक्सपोज हुई और हमारे सबसे पहले साइन एंड सिम्टम, ऐसा साइन एंड सिम्टम जो एक बीमारी को, किसी भी बीमारी को ज़ाहिर करे कि ये इस बीमारी की अलामत है, इसको हम प्रोडर्मल पीरियड कहते हैं। एक्यूट फेज़ हमारे पास क्या होता है? डिजीज़ इलनेस रीच इट फुल्ली इंटेंसिटी, कि कोई भी डिज़ीज़ या इलनेस, कोई भी बीमारी वगैरह जो है उसके फुल जो है साइन एंड सिम्टम आपको शो हो जाए, इसको हम जो है एक्यूट फेज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जर्सर्बेशन। एग्जर्सर्बेशन क्या होता है? अ सडन इंक्रीज इन सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ ऑफ साइन एंड सिम्टम, कि आपके जिस्म में अचानक से जो है उस डिज़ीज़ के हवाले से कंप्लीट साइन एंड सिम्टम आपको वाज़े तौर पर नज़र आ जाते हैं, इसको हम एग्जर्सर्बेशन कहते हैं। अगर हम रिमिशन के हवाले से बात करें तो रिमिशन किसको कहते हैं? डिक्रीज़ इन सीवियरिटी साइन और सिम्टम में इंडिकेट डिजीज़ इज़ क्योर्ड,
कि कोई भी जो डिजीज़ वगैरह आपको हुई हो और जो सीवियरिटी पर पहुंची उसके फुल साइन सिम्टम आपको शो हो रहे हो, उसमें जैसे ही कमी होना शुरू हो जाती है, सही होने की तरफ जो शुरू हो जाते हैं, ट्रीटमेंट आपकी सही शुरू हो जाती है, तो उसको हम रिमिशन कहते हैं। कन्वल्सेंस किसको कहते हैं? स्टेजेस ऑफ रिकवरी आफ्टर आ डिजीज़, इंजरी और सर्जिकल प्रोसीजर। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर, कोई डिजीज़, कोई इंजरी आपको हुई थी और उससे आप बिल्कुल जो है वो रिकवर हो जाते हैं, इसको हम कन्वल्सेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक टर्मिनोलॉजी है कि डायग्नोसिस इज़ द डिजिग्नेशन एज टू द नेचर और कॉज ऑफ आ हेल्थ प्रॉब्लम की, किसी हमारे जिस्म का कोई भी ये जो हेल्थ प्रॉब्लम की कॉज है कि क्या वजह, किस वजह से जो हमारे हेल्थ पर ये प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, या उसका नेचुरली ये क्या डिजिग्नेशन वगैरह आ रहा है, तो उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें एग्जांपल दिया है कि बैक्टीरियल नमूनिया के नमूनिया हमारे पास किस चीज़ की वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, और बैक्टीरियल नमूना एक डिज़ीज़ है जिसको हम डायग्नोस करते हैं कि ये बैक्टीरिया की वजह से ये नमूनिया वगैरह हुआ है। और हेमोरेटिक स्ट्रोक का एग्जांपल दिया है। द डायग्नोस्टिक प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है उसमें यूजुअली क्या रिक्वायर होता है कि एक केयरफुल हिस्ट्री, मतलब कि आप बिल्कुल गौर सुकून इत्मीनान से आप उसकी हिस्ट्री लें और फिज़िकल एग्जामिनेशन उसका करें, तो इसको हम डायग्नोस्टिक प्रोसेस कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी के क्या एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम क्या कहते हैं? इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑक्यूरेंस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन की, कोई भी डिजीज़ जो ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, मतलब कि लोगों के एक जो लोगों में जो है वो अचानक से फैल गई है, उसके डिजीज़ के ऑक्यूरेंस के अगर हवाले से बात करें तो इसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम एपिडेमियोलॉजी के मज़ीद देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी लुक फॉर पैटर्न सच एज रेस, डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल और जियोग्राफिक लोकेशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड विद अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर के, एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर की वजह से कोई भी एक पर्सन जो एक ख़ास बीमारी की वजह से उसका लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आई है, या उसके एज वगैरह पर उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या चेंज हुआ है, उसका जो हैबिट वगैरह होते हैं, डाइटरी हैबिट होते हैं, उसका डेली का जो काम वगैरह होता है वो किन में जो है वो चेंजेस वगैरह आ जाती है, उसमें क्या चेंजेस वगैरह आ जाती है, उस तमाम चीज़ों के हवाले से स्टडी, उन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। मोर्टेलिटी के अगर हवाले से बात करें तो ये उसमें मोर्टेलिटी को हम उर्दू में शरह अमवात भी कहते हैं। स्टेटिस्टिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन के, जो भी डेथ वगैरह उसकी कॉजेज़ वगैरह उसकी जो भी शरह अमवात हुई है ये किसी भी एक ख़ास बीमारी में ख़ास पॉपुलेशन के अंदर, इसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। मॉर्बिडिटी किसको कहते हैं? डिस्क्राइब द इफेक्ट एंड इलनेस हैज़ ऑन आ पर्सन लाइफ, कि एक पर्सन के लाइफ को उसने कितना इफेक्ट किया है, या बीमारी वगैरह के हम हवाले से बात कर सकते हैं, तो इसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। प्रोग्नोसिस के हवाले से हमने पहले ही बात की है कि रिकवरी के चांसेस वगैरह को कहते हैं कि उसकी रिकवर होने के कितने चांसेस वगैरह होते हैं। तो रेफर टू द प्रोबेबल आउटकम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम व्हाट डिजीज़ की, किसी भी डिजीज़ के हवाले से उसके कितने चांसेस वगैरह होते हैं, तो उसको हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर आर कंडीशन सस्पेक्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंटल ऑफ अ डिजीज़। रिस्क फैक्टर के कोई भी डिजीज़ जो है आपके जिस्म में वो एंटर हुई और उसके डेवलपमेंटल के जो भी इस चेंज कि आपके जिस्म में जितने भी चेंजेस वगैरह कंडीशन, कोई भी कंडीशन वगैरह ऐसे जो है वो चेंज वगैरह करे, तो उसके सामने मतलब कि जो भी आपको रिस्क फैक्टर है कि आपको क्या क्या ख़तरा हो सकता है उससे, तो इसे हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग पैटर्न और डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप की अगर हमारे से बात करें तो एंडेमिक डिजीज़ आ जाती है। एंडेमिक डिजीज़ की अगर हमारे से बात करें तो नेटिव टू लोकल रीजन, मतलब कि एक नेशन के हवाले से या एक रीजन के हवाले से अगर हम बात करें तो कोई भी डिजीज़ का एक रीजन के हवाले से या एक जो है लोकल रीजन के हवाले से या एक नेशन के हवाले से अगर हम बात करें कोई भी डिजीज़ इसमें कितनी फैली है क्या है, तो इसे हम एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक जो है एक स्प्रेड टू मेनी पीपल एट द सेम टाइम, के एक ख़ास टाइम पर जो है एक ख़ास इलाके में कितनी तेज़ी से जो एक बीमारी फैली हुई है, या एक इलाके में या किसी भी शहर के हवाले से हम बात करें तो इसे हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। पेंडेमिक डिजीज़ की अगर हवाले से बात करें तो ये स्प्रेड टू लार्ज जियोग्राफिक एरिया, मतलब कि इसका अगर हवाले से बात करें तो वर्ल्ड वाइड के अगर हम कोरोना के एग्जांपल ले तो कोरोना जो है वो वर्ल्ड वाइड में कितनी फैली थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड वाइड, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि पेंडेमिक डिजीज़ थी, वो एक पेंडेमिक डिजीज़ थी जो वर्ल्ड वाइड जो है वो फैली हुई थी।
फैक्टर अफेक्टिंग पैटर्न ऑफ डिजीज़, फैक्टर अफेक्टिंग पैटर्न ऑफ डिजीज़ के अगर हवाले से बात करें कि क्या क्या फैक्टर होते हैं किसी भी डिजीज़ के अफेक्टेड पर्सन को, या पैटर्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एज, एथनिक ग्रुप जो है, नस्ल वगैरह या जेंडर वगैरह के हवाले से बात करें, सोशो इकोनॉमिक्स फैक्टर, लाइफस्टाइल कंसिडरेशन, जियोग्राफिक लोकेशन के हवाले से ये चीज़ें हमारे पास किस चीज़ में आ जाती है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आती हैं। ये फैक्टर जो है वो किस चीज़ के फैक्टर होते हैं, अफेक्टिंग पैटर्न और डिजीज़ के हवाले से होते हैं। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो। आई होप इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, या साइड में आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।